नागरिकों पर बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार सारा बोझ सरकार खुद अपने कंधे पर उठा रही है। देश के लिए मरना ही सिर्फ देशभक्ति नहीं होती है, देश के लिए जीना और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना वो भी देशभक्ति होती है। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा जो प्रधानमंत्री कह रहे थे सोना मत खरीदना 1 साल, पेट्रोल डीजल। भाई चुनाव से पहले कहा था, चुनाव तक तो कहते सब ठीक है, अब कह रहे पेट्रोल डीजल मत खरीदो, कम खरीदो, सोना मत खरीदो, तेल मत खाओ। तब तो आपने तेल निकाल दिया जनता का, अब आप कह रहे तेल मत खाओ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरी माओ, बड़े बुजुर्गों, हम कोशिश करेंगे बड़े पैमाने पे कि जो कुरीति, आत्मविश्वास, पाखंडवाद के नाम पे लोगों का शोषण होता है, हम इसको रोकने का काम करें। बहुत बड़े व्यापार नहीं है, बहुत धन दौलत नहीं है। हम पे बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ही चीज हमें दी है जिससे हम गरीबी, बेबसी की, लाचारी की बेड़ियों को काट के इज्जत सम्मान की जिंदगी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका नाम है शिक्षा। और उन्होंने ये कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और मैं आपको कह रहा हूं, दुश्मन बहुत चालाक है, उसको ये पता है कि शिक्षा अगर गरीबों के बच्चों तक अच्छी पहुंच गई तो कल ये पढ़ लिख के नौकरी रोजगार करके स्वाभिमान सम्मान का जीवन प्राप्त करेंगे, तो इस देश में ऊंच नीच भेदभाव नहीं रह पाएगा। ये तकलीफ है, इसलिए सिस्टम बनाने वाले लोग जो सरकारों में बैठे हैं वो सब कुछ दे देंगे आपको। आटा दे देंगे, चावल दे देंगे, नमक दे देंगे, दूध दे देंगे, दही दे देंगे, चीनी दे देंगे, सब दे देंगे, लेकिन आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, क्योंकि वो जानते हैं शिक्षा प्राप्त करके ये आपके काबू में नहीं रहेंगे, ये आगे भागेंगे, तोड़ेंगे, उड़ेंगे और अपनी मंजिल को पालेंगे। इसलिए वो आपसे डरते हैं। ये किसानों की उन्नति में बात तो नहीं करेंगे, सुबह शाम एक ही बात करेंगे, हिंदू खतरे में है और हिंदुओं को बचाना है, इसलिए मुसलमानों से सतर्क रहना। ये एक ही काम करेंगे 24 घंटे। और इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह की पॉलिसी है उसमें 20% है मुसलमान और 80% ये हिंदू है, जिसको हिंदू कहा जाता है चुनाव के समय। बाकी चुनाव के बाद तो जब 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चे जाते हैं हक मांगने तो दलित पिछड़े कहकर उनको लाठी मारी जाती है। और जब ये गुर्जर समाज के लोग बैठे हैं, इनको याद है, तो कहते हैं भाटी जी हमारे नेता, जब ये आरक्षण मांगने लगे राजस्थान में 75 गुर्जर समाज के लोगों को एक दिन गोली से लाइन लगा कर दिया भाजपा सरकार ने। मारना पीटना तो दूर है, जमीन छीननी तो दूर है, कोई किसी की तरफ आंख नहीं उठा पाएगा। इज्जत सम्मान से सब लोग जिएंगे, इस बात का मैं आपको विश्वास दिया। अभी तो 5-6 साल हुए हैं मुझे, अभी चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं आपको गारंटी दे कहता हूं, हर पार्टी मेरी भाषा बोलेगी आजाद समाज पार्टी की, मैं आजाद समाज पार्टी हूं, याद रखना मेरी बात को। हर पार्टी कहेगी कि एजुकेशन अच्छी देंगे, हेल्थ अच्छी देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जो मैं आज बोल रहा हूं नोट कर लेना, अगले बड़े बड़े नेताओं के मुंह से सुन लेना, सरकार के मुंह से सुन लेना, आज तक नहीं सुना होगा। 80 साल में रिकॉर्ड उठा के देख लेना, अखबार होंगे आपके यहाँ, फोन होगा। मैं जो आज कह रहा हूं इसी बात को मुख्यमंत्री भी कहेंगे, प्रधानमंत्री भी कहेंगे, जो और मुख्य विपक्ष है वो भी कहेगा, उनके नेता भी कहेंगे, सब कहेंगे, क्योंकि इस बात को मैं बीच में ले आऊं जनता के, और ये करना पड़ेगा। अगर आपने कुछ कमी छोड़ दी मुझे आगे बढ़ाने में तो इनको करवा के छोड़ूंगा मैं, मेरी बात को आप याद रखना। सड़कों के जरिए लोकतंत्र है ये, आपके भाई को कोई रोक नहीं सकता, याद रखना। आपका भाई अपने महापुरुषों के विचारधारा आंदोलन से हट नहीं सकता। अगर मुझे दुश्मन प्रधानमंत्री बनाएगा तो उसके लिए उसके इशारे में प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, आपके लिए सड़कों पर काम करता रहूंगा। मेरी बात को आप याद रखना, ये मेरा वचन है। अगर कुर्सी की परवाह होती है, कुर्सी पे बैठना होता तो बहुत लोग लेके घूम रहे हैं कुर्सी। ये लड़ाई तो आपकी है। अच्छा बताओ, विजय को उनके लोगों ने बना दिया नहीं बना दिया? बताओ आप मुझे, मौका दिया नहीं दिया? जब तक मौका नहीं दोगे तो कैसे? बताओ, पार्लियामेंट में चंद्रशेखर से ज्यादा बोलता है कोई? आप बताओ, आपका मान दिखने दिया क्या पार्लियामेंट में? और अभी ये जो बिजली का मीटर आपके यहाँ से उतर रहा है ना, और लगने
जबरदस्ती राजबस्ती जिसका अकेला जिम्मेदार आपका नगीना का आपका भाई चंद्रशेखर आजाद है, जिसने पार्लियामेंट में सवाल खड़ा किया था मंत्री जी से और ये पूछा था कि ये स्वैच्छिक है या ये रेगुलर है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये स्वैच्छिक है, ऑप्शनल है, जो लगवाना चाहे लगा लो, जबरदस्ती लगा सकते हैं। उस दिन के बाद सरकार के नाक में दम हुआ, वरना सरकार कहती है लग के रहेगा। और जो बिल आपका आता था 500-700 हजार का, वो 4-4-5 हजार का चला गया था। मैं तो पूरा प्रयास कर रहा हूँ, ये दिन बनेगी ताकत। क्या सुन लो, बिजली का बिल पुराने वाली पॉलिसी पे करेंगे, सरकार प्राइवेट कंपनियों को नहीं सौंपेंगे, सरकार लाएगी सब्सिडी। 500-700 रुपए का बिल देना पड़ेगा आपको, 5-7 हजार का नहीं देना पड़ेगा, याद रखना। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों मैं रमन उजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, भारत के प्रधानमंत्री, जैसा कि इनके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, जब भी चुनाव आता है तो कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े बड़े वादे करने लगते हैं, अचानक किस तरह से ये सक्रिय हो जाते हैं और चुनाव के बाद इनका पता नहीं चलता है। साथियों, पश्चिम बंगाल के चुनाव में साथियों आप लोगों ने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक झालमुड़ी की दुकान पर पहुंचते हैं, 10 रुपये का झालमुड़ी खाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं और कैसे वहां से निकल पड़ते हैं। सैकड़ों गाड़ियों का काफिला, किस तरह से एक रोड शो, और इतना खर्चीलू रोड शो आप इस वीडियो में देख सकते हैं साथियों कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो में कितनी बड़ी एक यात्रा निकाले हैं। सैकड़ों गाड़ियों का काफिला, और ये गाड़ियाँ साथियों कोई गौमूत्र से नहीं चल रही है, ये गाड़ियाँ डीजल पेट्रोल से चल रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सैकड़ों गाड़ियों के साथ रोड शो निकालते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है उसके बाद देशवासियों से अपील करते हैं कि आप लोग डीजल पेट्रोल कम खरीदें, डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल कम करें, हो सके तो आप मेट्रो में यात्रा करें। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कह दिया कि आप लोग सोने ना खरीदें, 1 साल तक आप लोगों को सोना नहीं खरीदना है। इसके बाद साथियों, खाने पीने को लेकर इन्होंने जो तेल की बात की कि आप तेल कम यूज़ करें, लेकिन इन्हीं के जितने भी नेता हैं, आपने देखा साथियों कि पश्चिम बंगाल में कैसे मछली भात जाकर बीजेपी नेता खा रहे थे। वैसे साथियों, कुछ नेता बीजेपी के जो अपने आप को साधु संत बताते हैं, शाकाहारी बताते हैं, जैसे कि मनोज तिवारी, ये पंडित जी, और अपने आप को शाकाहारी बताते थे, लेकिन कैसे मछली भात जाकर वहाँ पर खाए आप लोगों ने देखा। अब साथियों चलिए, खैर हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के कुछ और, ये तो बीजेपी का मेन फार्मूला है और शुरू से ही बीजेपी इसी फार्मूले के साथ चुनाव में उतरती रही है। वादे की बात करें साथियों तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े बड़े वादे, जैसा कि कोरोना काल में किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया, कैसे इन्होंने कहा कि आप लोग थाली बजाइए, थाली बजाएंगे कोरोना भाग जाएगा, ताली बजाइए कोरोना भाग जाएगा। और कोरोना काल में किस तरह से कितने लोग अपनी जान गंवाए, मुंबई से बिहार तक लोग पैदल यात्रा करते हुए निकले थे, कितने लोग ट्रेन की पटरियों पर जाकर कट गए। 1 साल का वो कोरोना का लॉकडाउन साथियों कौन भूल सकता है। उसके बाद साथियों आपने नोटबंदी में देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े बड़े वादे किए, यहाँ तक कि इन्होंने गरीब और अमीर को बराबर करने की बात कर दी। बोले कि अब गरीब गरीब नहीं रहेगा, जो भी काले धन वापस आएंगे गरीबों को बांट दिए जाएंगे, हर गरीब के खाते में 10 से लेकर 15 लाख रुपए भेजे जाएंगे। अगर आपकी उम्मीदों पर नहीं खरा उतरा तो आप बीच चौराहे में जो सज़ा देना हो आप सज़ा दे देना। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बातों पर इतना असर पड़ा कि भेड़ की तरह हमारे देश की माता बहनें, महिलाएं बैंकों के सामने लाइन लगाकर खड़ी हो गई कि प्रधानमंत्री मोदी जी अब हमारी गरीबी दूर कर देंगे। लेकिन साथियों, नोटबंदी के बाद क्या हुआ, पता चला कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह कह दिया कि हमारा बैंक घाटे में चला गया है। जो भी हमारे देश की महिलाएं बचा बचा कर पैसे अपने पास रखी थी,
उन पैसों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खींच लिया। अब हमारी माता बहनों के पास पैसे नाम की कोई चीज़ नहीं थी, यानी जो भी पास में पैसे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी करके बड़े बड़े वादे करके उनके सारे पैसे खींच लिए। तो उसके बाद साथियों आप लोगों ने देखा कि किस तरह से नोटबंदी के बाद देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा। लेकिन साथियों जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव में पैसे अनायास खर्च करते हैं, आडंबर अंधविश्वास पाखंड में जो पैसे लगाते हैं, महाकुंभ में अरबों रुपए जो खर्च किए जाते हैं, मंदिरों के नाम पर आप देख सकते हैं साथियों, ये आडंबर आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे यहाँ पर जैसे मालूम पड़ रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ देख रहे हैं जहाँ से एक बहुत बड़ी चीज़ हासिल होने वाली है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये जिस तरह से पाखंड को बढ़ावा देते हैं, आपने देखा साथियों कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से चाहे वहाँ के नए नए सीएम बने हों, शुभेंदु अधिकारी, जैसे मालूम पड़ रहा था कि काली भवानी की कृपा से ही ये मुख्यमंत्री बने हैं। कैसे मंदिरों में जाकर आरती कर रहे थे, किस तरह से वहाँ पर उनके जो भी कार्यकर्ता थे मंदिर में घंटा बजाने का काम कर रहे थे। चलिए आप लोग की आस्था है, लेकिन जिस तरह से ये लोग नाटक कर रहे हैं कि हम जो भी कुछ हुए हैं भवानी और काली की कृपा से हुए हैं, अगर मैं तो यही कहूँगा कि देवी देवताओं में इतनी शक्ति है तो इस तरह से अर्थव्यवस्था में कमज़ोरी क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखा रहे हैं। जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी दिखा रहे हैं कि भगवती की कृपा हुई है, काली की कृपा हुई है, वो मुख्यमंत्री बने हैं, मतलब जनता का कोई रोल नहीं है, संविधान का कोई रोल नहीं है। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान में वो सभी को बराबर अधिकार नहीं दिए होते, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि आज चाय बेचने वाला भारत का प्रधानमंत्री बना है, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान में सभी को बराबर अधिकार नहीं दिए होते तो शायद आज चाय बेचने वाला भारत का प्रधानमंत्री नहीं बना होता। लेकिन कैसे पश्चिम बंगाल में ये सब भूल गए, चूँकि साथियों पश्चिम बंगाल में ज़्यादातर लोग पाखंड में उलझे हुए हैं। वहाँ पर पाखंड का ही इस्तेमाल कर कर किस तरह से ये बीजेपी के नेताओं ने बेवकूफ़ बनाया। उत्तर प्रदेश में जैसा कि बहुजन समाज पूरी तरह से जागरूक है और बहुजन समाज के वोट के लिए किस तरह से ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी नाम लेते हैं, कैसे उनकी जयंती पर ये पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ ने हर विधानसभा में 1-1 करोड़ रुपए खर्च करने की जो बात की थी। तो एक तरफ साथियों ये आडंबर अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं और दूसरी तरफ कभी कभी कहते हैं कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत बनाएंगे। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो हमेशा अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ उन्होंने बात की। वो चाहते थे कि हमारे देश के जो बच्चे हैं मंदिरों को बजाय स्कूलों में प्रवेश करें, क्योंकि हमारे देश का विकास मंदिरों से नहीं है, स्कूलों से है। इनके जो नेता हैं, इनके नेता विदेशों में पढ़ाई करते हैं और गरीबों के बच्चे जो होते हैं मंदिरों में जाकर घंटा बजाते हैं। तो विकास कौन करेगा साथियों? मतलब आपके बच्चे मंदिरों में जाएं, शराब की दुकानों पर जाएं, लेकिन इनके बच्चे विदेशों में पढ़ाई करेंगे। इनके बच्चे विदेश में पढ़ाई करने के बाद आकर यहाँ पर एमएलए बनेंगे, बड़े बड़े पदों पर कार्यरत होंगे, और आपके बच्चे क्या करेंगे? शराब पिएंगे, बेवजह इधर उधर जाकर मजदूरी करेंगे। तो समझना होगा साथियों आप लोगों को कि देश किस मार्ग पर चल रहा है और ऐसे ऐसे नेता लोग किस दिशा में भारत को लेकर जा रहे हैं। अब साथियों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने ये भाषण दिया
कि देश में संकट आई हुई है और देश को संकट से बचाने के लिए हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। कोरोना काल में जिस तरह से आप लोगों ने धैर्य बनाया, एकजुटता बनाई, उसी चीज़ का एक बार फिर से इस्तेमाल करना है, आप लोगों को सहयोग देना है। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में क्या कहा, पहले आप इनका ये पूरा भाषण सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। साथियों, आज भारत तेजी से विकसित होने के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस समय भारत कई विराट चुनौतियों का मुकाबला भी कर रहा है। साथियों, कोरोना काल के दौरान ही दुनिया सप्लाई चेन के बहुत बड़े संकट से घिर गई थी। कोविड के बाद यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया, उसने दुनिया की परेशानियां और बढ़ा दी। पिछले 2 महीने से हमारे पड़ोस में ही इतना बड़ा युद्ध चल रहा है। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है और भारत पर तो और भी गंभीर असर हुआ है। साथियों, भारत के पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं है। हमें अपनी जरूरत का पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया के दूसरे देशों से बाहर से मंगाना पड़ता है। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं, आसमान को भी पार कर गए हैं। अड़ोस पड़ोस में देशों में क्या हाल है वो तो अखबारों में आता है। भारत सरकार इस युद्ध के पिछले 2 महीनों से देशवासियों को इस संकट से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नागरिकों पर बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार सारा बोझ सरकार खुद अपने कंधे पर उठा रही है। लेकिन साथियों, जब सप्लाई चेन पर संकट लगातार बना रहे तो हम कितने भी उपाय कर लें, मुश्किलें बढ़ती ही जाती है। इसलिए अब देश को सर्वोपरि रखते हुए, मां भारती को सर्वोपरि रखते हुए हमें एकजुट होकर के लड़ना होगा। हमें याद रखना है, देश के लिए मरना ही सिर्फ देशभक्ति नहीं होती है। देश के लिए जीना और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना, वो भी देशभक्ति होती है। इसलिए वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा लें। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजें, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है
कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देशवासियों से अपील किए हैं कि आप लोग सोना ना खरीदें, आप लोग डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल कम करें, आप लोग ज़रूरत के हिसाब से जो तेल का इस्तेमाल है उसी हिसाब से करें, बाकी अनायास तेल का इस्तेमाल ना करें। तो तरह तरह की जो बातें हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। वही साथियों, आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को लेकर एक अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पिछले 2 दिनों के भाषणों ने देश की जनता, व्यापारियों, खासकर छोटे व्यापारियों और मेहनतकश वर्ग को गहरी निराशा और चिंता में डाल दिया है। उनके बयान साफ तौर पर यह संकेत देते हैं कि उनके नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने महंगाई के मुद्दे पर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। यह केवल बयान नहीं बल्कि सरकार की नाकामी की स्वीकृति है। तो यहाँ पर साथियों, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इनको घेर दिया है। मतलब यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हाथ खड़े कर लिए हैं, और मैं तो यही कहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपके बस की बात नहीं है कि आप देश को चला पाएंगे। कब तक देश को मूर्ख बनाते रहेंगे? कब तक भोली भाली जनता को झूठे झूठे वादों में उलझाते रहेंगे? ये लगातार तीसरी बार आप भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन आपने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के लिए क्या किया है? आज भी हमारी माता बहनें सुरक्षित नहीं हैं, आज भी रोजगार नहीं है, आज भी हमारे देश के जवान जो खुद देश की रक्षा के लिए वहाँ पर खड़े हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। कैसे आपके शासनकाल में किस तरह से कितने जवान मारे गए, किस तरह से पहलगाम में जो 27 हमारे देश के सैलानी जिनको आतंकवादियों ने घुसकर मार दिया, कैसे हर रोज़ हत्याएं हो रही हैं, कैसे हर रोज़ हिंसा हो रही है, कैसे हर रोज़ माता बहनों के साथ दरिंदगी हो रही है। इन तमाम मुद्दों पर साथियों किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौन रहते हैं, जैसे मालूम पड़ता है कि इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े बड़े भाषण देने लगते हैं। तो साथियों यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है, इनकी मानसिकता क्या है ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। वहीं अगर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरह से लगातार बहुजन समाज की आवाज़ बनकर शुरू से काम करते जा रहे हैं,
किस तरह से बेरोजगारी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, किस तरह से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष वो ध्यान देते हैं, कैसे अन्य जो सांसद हैं एसी का मज़ा ले रहे हैं, लेकिन अकेले नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम करते हैं। वही साथियों आपको बता दें कि बुलंदशहर में चंद्रशेखर आज़ाद जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण करने के लिए पहुंचे तो वहां पर शिक्षा की बात करते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने किस तरह से वहां पर समाज के लोगों को जागरूक किया और कैसे उन्होंने कहा कि जो आज मैं बोल रहा हूं वही चीज़ योगी और मोदी जैसे नेता बोलेंगे और बताएंगे कि हम भी शिक्षा पर किस तरह से काम करना चाहते हैं। लेकिन वही साथियों दूसरी तरफ देखा जाए तो कैसे शराब की दुकानों को खोला गया। उत्तर प्रदेश की हालत देखिए, 27,000 से अधिक शराब की दुकानें खोली गई और कितने सारे स्कूल बंद कर दिए गए। तो ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे साथियों आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ नगीना सांसद व आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जब बुलंदशहर में अपनी बात रखे तो आखिर उन्होंने क्या क्या कहा, पहले आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। हम पे जमीनें नहीं है बहुत बड़े पैमाने पे, हम पे बहुत बड़े बिजनेस नहीं है, बहुत बड़े व्यापार नहीं है, बहुत धन दौलत नहीं है। हम पे बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ही चीज हमें दी है जिससे हम गरीबी बेबसी की लाचारी की बेड़ियों को काट के इज्जत सम्मान की जिंदगी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका नाम है शिक्षा। और उन्होंने ये कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और मैं आपको कह रहा हूं दुश्मन बहुत चालाक है, उसको ये पता है कि शिक्षा अगर गरीबों के बच्चों तक अच्छी पहुंच गई तो कल ये पढ़ लिख के नौकरी रोजगार करके स्वाभिमान सम्मान का जीवन प्राप्त करेंगे तो इस देश में ऊंच नीच भेदभाव नहीं रह पाएगा। ये तकलीफ है, इसलिए सिस्टम बनाने वाले लोग जो सरकारों में बैठे हैं वो सब कुछ दे देंगे आपको, आटा दे देंगे, चावल दे देंगे, नमक दे देंगे, दूध दे देंगे, दही दे देंगे, चीनी दे देंगे, सब दे देंगे, लेकिन आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देंगे क्योंकि वो जानते हैं शिक्षा प्राप्त करके ये आपके काबू में नहीं रहेंगे, ये आगे भागेंगे, तोड़ेंगे, उड़ेंगे और अपनी मंजिल को पालेंगे, इसलिए वो आपसे डरते। और मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इसी बार सूरज निकलेगा और कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई हम लोग मुफ्त करेंगे। और सिर्फ पढ़ाई नहीं, मेरी बात को सुनना और समझना, सिर्फ पढ़ाई नहीं, मैं आज गारंटी से कह सकता हूं हमारे दूसरे बड़े भाई भी यहां बैठे हैं, जो आदमी 20-25 हजार रुपए कमा रहा है वो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाता अपने बच्चों को। बताओ पढ़ाता है क्या? ईमानदार से बताओ, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। आप में से कितने लोग हैं जो 20-25 हजार रुपए कमाते हैं और सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं? आपकी कमाई से ज्यादा की तनख्वाह मिलती है एक मास्टर जी को, मिलती है नहीं मिलती? बताओ। 50,000 रुपए, 60,000 रुपए, 70,000 रुपए, 80,000 रुपए, 90,000 रुपए, लेकिन आप पढ़ाते कहां हो जहां के मास्टर को, बेचारे को, अध्यापक को 10,000 रुपए मिल रहे हैं? क्यों? ऐसे 5 मास्टर आएंगे पढ़ाने एक महीने जितने में सरकारी का एक मास्टर। क्यों? सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है बिल्डिंग पे, मिड डे मील दे रही है, प्राइवेट वाले तो नहीं दे रहे, मिड डे मील नहीं दे रहे ना, तो फिर क्यों पढ़ा रहे हो आप? क्योंकि आपको पता है कि सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही, यहां आपके बच्चे का भविष्य चौपट हो जाएगा। इस बात को आप जान गए, लेकिन आप इस अन्याय पे बोलना नहीं चाहते। आपको आदत हो गई सहने की और चुप रहने की, इस वजह से उनको गुमान बढ़ गया है कि ये हमारे खिलाफ खड़े नहीं हो सकते, इसलिए वो इस महंगी शिक्षा को आपके ऊपर थोप रहे हैं कि अगर अच्छी शिक्षा चाहिए तो अपनी कमाई का 1/4 से ज्यादा हिस्सा, क्योंकि किसी भी प्राइवेट स्कूल में चले जाओ जहां अच्छी पढ़ाई हो रही है, सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से, वहां 2-3 हजार रुपए महीने ही फीस है छोटे से छोटे क्लास की। ये नौजवान बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर आधारित नौजवान हैं, ये ऐसे नौजवान नहीं गली में घूमने वाले। और ये चाहे कक्षा 12 और ये तो एमएससी है, बीएससी, एमएससी, बीएड करके और 3-3 जगह के 2 टैट, हरियाणा के, राजस्थान का और यूपी का सीटेट निकाल के बैठा है। ये कहाँ है नौकरी? कहाँ है नौकरी? कौन सी दुनिया में आप लोग? कहाँ है नौकरी? सारा तो सिस्टम प्राइवेट कर दिया सरकार ने, सब तो निजीकरण की भेंट चढ़ा दिया, सरकारी स्कूल बंद कर दिए। पूरे देश में 72,000 स्कूल बंद हुए, सरकारी स्कूल
कौन पढ़ता है उनमें? गरीबों के बच्चे, किसानों के, मजदूरों के, दलितों के, पिछड़े आदिवासियों के। मुसलमानों किसके बच्चे पढ़ते हैं? क्यों बंद करें स्कूल? क्योंकि वो जानते हैं स्कूल रहेंगे तो कुछ ना कुछ पढ़ लेंगे। ये जो सत्ता में बैठे हैं आपका भला करने के लिए नहीं बैठे, गलतफहमियां दूर कर लो। ये आपसे एजुकेशन पे बात नहीं करेंगे, ये आपसे हेल्थ पॉलिसी पे बात नहीं करेंगे, रोजगार पे बात नहीं करेंगे, ये महिलाओं के सशक्तिकरण पे, रोजगार पे बात नहीं करेंगे, ये किसानों की उन्नति पे बात नहीं करेंगे। ये सुबह शाम एक ही बात करेंगे, हिंदू खतरे में है और हिंदुओं को बचाना है, इसलिए मुसलमानों से सतर्क रहना है। ये एक ही काम करेंगे 24 घंटे। और इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह की पॉलिसी है उसमें 20% है मुसलमान और 80% ये हिंदू है, जिसको हिंदू कहा जाता है चुनाव के समय। बाकी चुनाव के बाद तो जब 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चे जाते हैं हक मांगने तो दलित पिछड़े कहकर उनको लाठी मारी जाती है। और जब ये गुर्जर समाज के लोग बैठे हैं, इनको याद है तो कहते हैं भाटी जी हमारे नेता, जब ये आरक्षण मांगने लगे राजस्थान में 75 गुर्जर समाज के लोगों को एक दिन गोली से लाई लगा कर उड़ा दिया भाजपा सरकार ने। हम हेल्थ पॉलिसी लाएंगे बहुत अच्छी, उसका सारा सार ये है कि जब जीडीपी का 10% पैसा खर्च हो जाए शिक्षा पे और हेल्थ पे, हम किसी को इलाज की कमी कारण मरने नहीं देंगे। इस बात का मैं आपको वचन देता हूँ। कुछ भी हो जाए, चाहे 1 रुपया लगे या 100 करोड़ रुपया लगे, जो आदमी अगर कोई एक्सीडेंट हो गया किसी का, कुदरत ना करे हो जाए, अगर हो गया तो ना पहले उसकी जाति पूछी जाएगी, ना धर्म, ना उसका क्षेत्र, सबसे पहले उसका इलाज होगा, उसकी जान बचाई जाएगी। और जब उसकी जान बच जाएगी तब उससे पूछेंगे वो कौन और कैसे उसका एक्सीडेंट हुआ, सबसे पहले उसकी जीवन रक्षा सुनिश्चित करेंगे। और कोई बीमारी हो, किसी तरह की परेशानी हो, कोई टेस्ट हो, कुछ भी हो, उसकी जेब से पैसा नहीं लगने देंगे, उसको सुरक्षित जीवन देने की गारंटी सरकार देगी। आज आप जाओ, टेस्ट लिख देंगे, दवाई बाहर से लिख देंगे, 200 रुपए की दवाई, 2000 रुपए की दवाई, 4000 रुपए की दवाई। वही दवाई दूसरी कंपनी की, वो 200 रुपए की, वो 2000 रुपए की, जो ब्रांडेड है, ब्रांड चलता है ना देश के अंदर। वही शर्ट 500 रुपए की और वही शर्ट 100 रुपए की, वही शर्ट 2000 रुपए, क्योंकि ब्रांड के का मामला है ना, कपड़ा वही। तो इसलिए बेहतर से बेहतर दवाई की व्यवस्था, बेहतर से बेहतर इलाज की व्यवस्था, तीसरी और इम्पोर्टेंट ऐसी सुरक्षा व्यवस्था करेंगे। देखो मैं तो घूमता हूँ, मेरा आधा से ज्यादा समय इस बात में जाता है कि भाई यहाँ मार दिया, यहाँ बेटी की हत्या कर दी, यहाँ बलात्कार हो गया, यहाँ जला दिया है, जमीन छीन ली, यहाँ मार के लटका दिया, यहाँ नाली पे झगड़ा हो गया। मैं आपको एक चीज कह सकता हूँ, कोई ऐसी चीज नहीं जो सरकार ने करी। यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे, मुझे टोक के बताओ कि भैया ये नहीं कर सकते, जो बात आपको लगे कि नहीं कर सकते, मैं गारंटी कहता हूँ, मैं सुनूंगा आपको मौका दूंगा। अगर आप कहोगे कि भाई ये बात में मेरे मन में ये सवाल, मैं आज आपको कहता हूं ऐसी कानून व्यवस्था बनाएंगे, इतनी टास्क फोर्स बनाएंगे कि कोई किसी की बच्ची की तरफ आंख उठा के नहीं देख पाएगा, और देख लेगा तो घर में चैन से नहीं सोएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। मारना पीटना तो दूर है, मारना पीटना तो दूर है, जमीन छीननी तो दूर है, कोई किसी की तरफ आंख नहीं उठा पाएगा। इज्जत सम्मान से सब लोग जिएंगे, इस बात का मैं आपको एक विश्वास दिलाता। थानों में अभी जाते हुए थाने में क्या हालात है बताओ। सरकार में कोई ऐसा काम है सरकार दफ्तर में जो बिना पैसों के होता है क्या? बताओ, होता है क्या? और सुनो, गरीब जाएगा तो बाबूजी के दफ्तर के बाहर रहेगा, और अमीर जाएगा तो सीधा अंदर जाएगा, और गरीब बैठा रहेगा, और जब वो कहेगा साहब मिलना, बाबूजी बैठ जा, बकवास करना, मिलना है, नाले आ जाते हैं यहाँ कहीं। और जब वो बाबूजी निकल के जाएंगे, कहेगा साहब मेरी समस्या थी, मेरा घर छीन लिया, मेरी जमीन छीन ली, मेरी बेटी को मार दिया, भाई तुम लोग को यही काम है, रोज आए कल आना। ये है सरकारी व्यवस्था आज के समय में। और मैं आपको ये कह रहा हूं, तजुर्बा आपको पिछला भी है, मैं भी वही खून हूं। जब कोई गरीब जाएगा तो अधिकारी पहले नमस्कार करेगा, कुर्सी बिठाएगा, पानी पिलाएगा, फिर पूछेगा क्या समस्या बताओ, और ओ बे तू बे नहीं, साहब और आप कह के बात करेगा। मेरी बात को आप याद रखना, ऐसी व्यवस्था लागू करेंगे, समझा? ये सारे काम हो सकते हैं, बताओ भाई, हो सकते नहीं हो सकते बताओ पहले मुझे। कोई ऐसा काम नहीं, लोकतंत्र में इतनी शक्ति दी है असेंबली और पार्लियामेंट को, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मोड़ सकती है पार्लियामेंट, समझे? अधिकारी कुर्सी में मिलेगा, और जब कह दिया गांव में जाना तो गांव में मिलेगा, वहां दफ्तर में बैठ के कुर्सी नहीं तोड़ेगा, एसी में बैठ के, और लोग गरीब जनता सड़क पे आंदोलन करेगी, वहीं जाएगा, उनके बीच में उनकी सुनवाई करेगा, उनकी मदद करेगा, और जब वो चैन से बैठ जाएंगे अपने घर, तब चैन से आके बैठेगा। नौकरी कर रहा है, तनख्वाह मिलती है,
ठीक है, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही जो परेशान हो रहे हैं, वो तो टैक्स देके तनख्वाह के पैसे दे रहे हैं। ये तो सिस्टम ही उल्टा है देश में। यहाँ संविधान में चलता क्या है, जो मालिक है उसको वो गाली खा रहा है और जो नौकर है उसको बाबूजी कह रहा है, बाबूजी बाबूजी पैर पकड़ रहा है। बताइए कौन सा सिस्टम है इस देश? लोकतंत्र नहीं कहता, ये संविधान नहीं कहता, ये तो इन्हीं का तंत्र कहता है जिनका राजकाज है। मैं आपको गारंटी दे कहता हूं, हर पार्टी मेरी भाषा बोलेगी आजाद समाज पार्टी की, मैं आजाद समाज पार्टी हूं, याद रखना मेरी बात को। हर पार्टी कहेगी कि एजुकेशन अच्छी देंगे, हेल्थ अच्छी देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जो मैं आज बोल रहा हूं नोट कर लेना, अगले बड़े बड़े नेताओं के मुंह से सुन लेना, सरकार के मुंह से सुन लेना। आज तक नहीं सुना होगा, 80 साल में रिकॉर्ड उठा के देख लेना, अखबार होंगे आपके यहाँ, फोन होगा। मैं जो आज कह रहा हूं इसी बात को मुख्यमंत्री भी कहेंगे, प्रधानमंत्री भी कहेंगे, जो और मुख्य विपक्ष है वो भी कहेगा, उनके नेता भी कहेंगे, सब कहेंगे, क्योंकि इस बात को मैं बीच में ले आऊं जनता के, और ये करना पड़ेगा। अगर आपने कुछ कमी छोड़ दी मुझे आगे बढ़ाने में तो इनको करवा के छोड़ूंगा मैं, मेरी बात को आप याद रखना। सड़कों के जरिए लोकतंत्र है ये। फिर रोजगार के बाद, सुरक्षा के बाद हम महिलाओं को घर पे रोजगार देंगे आर्थिक उन्नति के लिए, क्योंकि गरीबी भी बहुत तंग करती है। आर्थिक उन्नति के लिए महिलाओं को घर पे रोजगार देंगे और साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग धंधे लगा के नया रोजगार सृजित करेंगे। किसी को हाथ नहीं फैलाने देंगे किसी के सामने, इस बात को मेरी याद रखें। हर क्षेत्र में, हर जिले में आर्थिक प्रगति के लिए नए क्लस्टर लगा के, नई जो है औद्योगिक क्षेत्र लगा के एक एक जिले में 2-2, 3-3 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। आप देखना ऐसा माहौल बदलेगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की। मैं ये नहीं कहूंगा जो प्रधानमंत्री कह रहे थे सोना मत खरीदना 1 साल, पेट्रोल डीजल, भाई चुनाव से पहले कहा था? चुनाव तक तो कहते सब ठीक है, अब कह रहे पेट्रोल डीजल मत खरीदो, कम खरीदो, सोना मत खरीदो, तेल मत खाओ। तब तो आपने तेल निकाल दिया जनता का, अब आप कह रहे तेल मत खाओ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरी माँ, बड़े बुजुर्गों, हम कोशिश करेंगे बड़े पैमाने पे कि जो कुरीति, अंधविश्वास, पाखंडवाद के नाम पे लोगों का शोषण होता है, हम इसको रोकने का काम करें। हम भाईचारा पैदा करने के लिए उस तरह की तैयारी करेंगे और उस तरह को उसको लागू कराएंगे, समितियां बना के। फिर अंत में जिसके ऊपर मेरा पूरा ध्यान है, कई सारी चीजें आप सुन लेना, मैं रोज बोलता हूं, आज समय कभी भी देख रहा हूं मैं, हम शराबबंदी लागू करेंगे, ये बात मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं। अब इस पे आप लेना, जो लोग शराब का सेवन करते हैं वो मेरा भले ही समर्थन ना करें, मैं देखो हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूं, ये शराब नुकसान कर रही है, शारीरिक नुकसान कर रही है, आर्थिक नुकसान कर रही है, परिवारों में झगड़े करा रही है, घर तुड़वा रही है, सड़क पे ज्यादातर एक्सीडेंट इसी की वजह से होते हैं, इसी की वजह से आपका सामाजिक सम्मान जाता है, और इसी को लोग कहते हैं कि भाई ये तो शराब में बिक जाते हैं। इस अपमान को मैं ज्यादा दिन तक आपके पास नहीं रहने दूंगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। चाहे आप मेरा समर्थन भी ना करें इस बात पर, आप कहे कि भाई ये तो हम नहीं मानते, भाई आप मानो ना मानो, मुझे इस समाज को इन कुरीतियों से निकालने के लिए ये कड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा, और मैं ये लूंगा, मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं। हम शराबबंदी करेंगे, सारे काम हो सकते हैं लेकिन होंगे आपके आशीर्वाद से। जब आप आशीर्वाद दोगे तो सारे काम होंगे। बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ। जब आपका भाई अपने महापुरुषों के विचारधारा आंदोलन से हट नहीं सकता, अगर मुझे दुश्मन प्रधानमंत्री बनाएगा तो उसके लिए उसके इशारे में प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, आपके लिए सड़कों पे काम करता रहूंगा। मेरी बात को आप याद रखना, ये मेरा वचन है। अगर कुर्सी की परवाह होती है, कुर्सी पे बैठना होता तो बहुत लोग लेके घूम रहे हैं कुर्सी, ये लड़ाई तो आपकी है। अच्छा बताओ, विजय को उनके लोगों ने बना दिया नहीं बना दिया? बताओ आप मुझे, मौका दिया नहीं दिया? जब तक मौका नहीं दोगे तो कैसे? बताओ, पार्लियामेंट में चंद्रशेखर से ज्यादा बोलता क्या कोई? आप बताओ, आपका मान डिगने दिया क्या पार्लियामेंट में? और अभी ये जो बिजली का मीटर आपके यहाँ से उतर रहा है ना, और लग नहीं रहा जबरदस्ती, जिसका अकेला जिम्मेदार आपका नगीना का आपका भाई चंद्रशेखर आजाद है, जिसने पार्लियामेंट में सवाल खड़ा किया था मंत्री जी से। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने शिक्षा पर जोर देते हुए कैसे तमाम इन्होंने भी वादे किए, और चंद्रशेखर आज़ाद की बातों में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों में कितना फ़र्क है। साथियों, आप लोग ज़रूर बताइएगा, और आपकी नज़र से कौन अच्छा नेता है ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।